हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने पारिस्थितिकी को परिभाषित किया था। आज हम पारिस्थितिकी का वर्गीकरण देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी इज क्लासिफाइड इन डिफरेंट फॉर्म एज फॉलोज। इकोलॉजी को हम डिफरेंट बेसिस पे क्लासिफाइड कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन, ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन के आधार पर हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं, पादप पारिस्थितिकी और जंतु पारिस्थितिकी। प्लांट इकोलॉजी। प्लांट इकोलॉजी के अंदर पादपों की प्रधानता रहती है। अगर हम पादप को केंद्रित करते हुए उसकी पारिस्थितिकी का अध्ययन करें तो इसे हम पादप पारिस्थितिकी कहते हैं। पादप पारिस्थितिकी को भी हम अनेक वर्गों में विभाजित कर सकते हैं पादपों के आधार पर। जैसे कि अगर हम शैवालों का अध्ययन करें तो इसे एल्गल इकोलॉजी, शैवालों की पारिस्थितिकी। इसी तरीके से अन्य प्रकार भी हो सकते हैं, माइक्रोबायल इकोलॉजी, सूक्ष्म जीवों की पारिस्थितिकी, ग्रासलैंड इकोलॉजी, घास स्थल पारिस्थितिकी, फॉरेस्ट इकोलॉजी, वन पारिस्थितिकी। ये सभी पादप पारिस्थितिकी के अंतर्गत ही रखे जाते हैं। दूसरा है एनिमल इकोलॉजी, जंतु पारिस्थितिकी। यदि हम जंतु को केंद्रित करते हुए पारिस्थितिकी का अध्ययन करें तो उसे हम जंतु पारिस्थितिकी कहते हैं। जंतु पारिस्थितिकी को भी कई भागों में बांट सकते हैं, वर्गों के अध्ययन के आधार पर कि हम किस क्लास का अध्ययन कर रहे हैं। जैसे अगर हम मोलस्का को केंद्रित करते हुए पारिस्थितिकी का अध्ययन करें तो उसे मोलस्कन इकोलॉजी। इसी तरीके से अगर हम इंसेक्ट्स को केंद्रित करते हुए इकोलॉजी का अध्ययन करें तो इसे इंसेक्ट इकोलॉजी। इसी तरीके से एवियन इकोलॉजी, पक्षी पारिस्थितिकी, मेमेलियन इकोलॉजी, स्तन पारिस्थितिकी। और यदि हम मानव को केंद्रित करते हुए पारिस्थितिकी का अध्ययन करें तो इसे मानव पारिस्थितिकी या ह्यूमन इकोलॉजी कहते हैं। दूसरा जो बेस है, हैबिटेट के आधार पे हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक्वेटिक इकोलॉजी और टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी। फर्स्ट है एक्वेटिक इकोलॉजी। एक्वेटिक इकोलॉजी जिसे हम जलीय पारिस्थितिकी बोलते हैं, इसके अंदर हम जलीय पादप और जलीय जंतुओं का वातावरण के साथ अध्ययन करते हैं। इसके अंदर हम फ्रेश वाटर इकोलॉजी, मैराइन इकोलॉजी, एस्चुरियन इकोलॉजी को भी सम्मिलित करते हैं। दूसरा है टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी, स्थलीय पारिस्थितिकी। इसके अंदर हम स्थल पर पाए जाने वाले जीव जंतु का उनके वातावरण के साथ अध्ययन को देखते हैं और इसके अंदर हम सम्मिलित करते हैं फॉरेस्ट इकोलॉजी, ग्रासलैंड इकोलॉजी, डेजर्ट इकोलॉजी आदि को सम्मिलित करते हैं। तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें ऑटोकोलॉजी और सिंकोलॉजी दो पार्ट में इसको बांटा गया है, जिसमें फर्स्ट है स्व पारिस्थितिकी। स्व पारिस्थितिकी के अंदर हम देखेंगे कि सिर्फ एक इंडिविजुअल या एक स्पीशीज़ का उसके वातावरण के साथ अध्ययन किया जाता है। जैसे उदाहरण हम इसमें ले सकते हैं कि एक सारस पक्षी के जीवन चक्र, समष्टि, आवास क्षेत्र, भोजन आदि का अध्ययन हम स्व पारिस्थितिकी के अंतर्गत ही करते हैं। दूसरा है सिंकोलॉजी। सिंकोलॉजी के अंदर हम ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म कि ऑर्गेनिज्म के ग्रुप का उसके वातावरण के साथ अध्ययन करते हैं। इसको कई पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पॉपुलेशन इकोलॉजी, कम्युनिटी इकोलॉजी, बायोम इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम इकोलॉजी। पॉपुलेशन इकोलॉजी की अगर हम बात करें तो सिंगल स्पीशीज़ के जो ग्रुप होता है उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, ये हमें एक पॉपुलेशन इकोलॉजी को शो करते हुए एक डायग्राम दिखाया गया है। इसके अंदर हम देखेंगे कि ए प्रकार की कोई
स्पीसीज़ है उसका एक ग्रुप, उसका एक समूह मिल करके किसका निर्माण कर रहा है, पॉपुलेशन का निर्माण कर रहा है। तो इस पूरे समूह का वातावरण के साथ अध्ययन क्या कहलाता है, पॉपुलेशन इकोलॉजी कहलाता है। दूसरा है कम्युनिटी इकोलॉजी। कम्युनिटी इकोलॉजी का मतलब है ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, या यूँ कहें कि विभिन्न जातियों का वातावरण के साथ अध्ययन। जैसा कि यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ 4 जातियाँ दिखा रखी हैं, ABCD। 4 जातियाँ आपस में इंटरेक्शन कर रही हैं, साथ में अपने वातावरण के साथ भी अंतःक्रिया कर रही हैं। इस प्रकार के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, कम्युनिटी इकोलॉजी या समुदाय पारिस्थितिकी कहते हैं। तीसरा है बायोम इकोलॉजी। बायोम इकोलॉजी की बात करें तो बायोम का निर्माण किस तरीके से होता है। बायोम के अंदर एक स्थान विशेष पे पाए जाने वाले बहुत सारे समुदाय जुड़ते हैं और ये सभी समुदाय आपस में बायोम कहलाते हैं, और इनका अध्ययन आपस में एक दूसरे के साथ इन अंतःक्रिया समुदायों का तथा इन समुदायों का पारिस्थितिकी, इन समुदायों का वातावरण के साथ अध्ययन, ये क्या कहलाता है, बायोम इकोलॉजी कहलाता है। और लास्ट है इकोसिस्टम इकोलॉजी। इकोसिस्टम इकोलॉजी के अंदर हम इकोसिस्टम की स्ट्रक्चर और फंक्शन को देखते हैं, साथ में जैविक और अजैविक घटकों का वातावरण के साथ अध्ययन हम करते हैं। ये तो हमने इकोलॉजी के कुछ प्रकार देखे थे, मेन इनका क्लासिफिकेशन हमने देखा था। इसके अलावा भी इकोलॉजी के कुछ अन्य प्रकार भी हम देख सकते हैं, जैसा कि फर्स्ट है कंजर्वेशन इकोलॉजी, संरक्षण पारिस्थितिकी। हम जानते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारे पदार्थों की आवश्यकता होती है, जैसे जल, शुद्ध वायु, भोजन। इसके अलावा एक सभ्य मानव को अन्य अनेक अतिरिक्त पदार्थों की भी आवश्यकता होती है, जैसे लोहा है, कोयला, पेट्रोल, लकड़ी, अन्य धातु की आवश्यकता होती है, और इन सभी की मात्रा हमें पता है सीमित मात्रा में ये पाए जाते हैं। और ये सभी मानव संसाधन अगर हम उचित या विवेकपूर्ण ढंग से इनका उपयोग नहीं करें तो बहुत जल्दी ही ये क्या हो सकते हैं, ख़त्म हो सकते हैं, बहुत जल्दी ही इनकी अनुपलब्धता हो सकती है। इसलिए कंजर्वेशन इकोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसमें सभी नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि लैंड, वाटर, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ, मतलब सभी प्राकृतिक संसाधनों का उचित या नियोजित प्रकार से उपयोग करने की विधियों का अध्ययन ही क्या कहलाता है, कंजर्वेशन इकोलॉजी या संरक्षण पारिस्थितिकी कहलाता है। सेकंड है प्रोडक्शन इकोलॉजी। प्रोडक्शन इकोलॉजी के अंदर हम ग्रोस और नेट प्रोडक्शन ऑफ वेरियस इकोसिस्टम कि बहुत सारे जो इकोसिस्टम है उसमें ग्रोस और नेट प्रोडक्शन का हम इसमें अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है रेडिएशन इकोलॉजी। रेडिएशन इकोलॉजी की हम बात करें जिसे हम बोलते हैं विकिरण पारिस्थितिकी। विकिरण पारिस्थितिकी के अंतर्गत हम प्राकृतिक और मनुष्यजन्य विकिरण वे उनका जीवों पे प्रभाव किस प्रकार से होता है इसका अध्ययन किया जाता है। इसका एक हम उदाहरण ले सकते हैं, चेरनोबिल दुर्घटना के बाद पर्यावरण पे पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन हम विकिरण पारिस्थितिकी के अंतर्गत ही करते हैं। नेक्स्ट है स्पेस इकोलॉजी, अंतरिक्ष पारिस्थितिकी। अंतरिक्ष पारिस्थितिकी मानव ने पृथ्वी से बाहर जाकर अंतरिक्ष में अनेक प्रकार के प्रयोग किए हैं, और इस दौरान ये मानव द्वारा वहाँ पे अनेक प्रकार की प्रयोगशालाएं स्थापित की जाती हैं। इन स्थलों पर सुचारू जीवन के लिए बनाई गई परिस्थितियों का अध्ययन ही अंतरिक्ष पारिस्थितिकी कहलाता है। नेक्स्ट है इवोल्यूशनरी इकोलॉजी। इवोल्यूशनरी इकोलॉजी के अंतर्गत हम विभिन्न टैक्सोनॉमिक जो ग्रुप हैं उनका एनवायरनमेंट के आधार पर अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट पेलियो इकोलॉजी। पेलियो इकोलॉजी पूरा पारिस्थितिकी भी जिसे कहते हैं, जीवाश्मों
की सहायता से हम उसके भूतकाल, जीवाश्मों की सहायता से हम यूँ कह सकते हैं कि जो जीव हैं उनके प्रकार, संरचना आदि या उनके भूतकाल के बारे में जान पाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ही हम बीते हुए काल के जीवों की परिस्थिति, मौसम, अंतर संबंधों, पर्यावरण आदि का अध्ययन भी कर पाते हैं और इसे ही हम क्या बोलते हैं, पूरा पारिस्थितिकी बोलते हैं। अप्लाइड इकोलॉजी, अनुप्रयुक्त पारिस्थितिकी। अनुप्रयुक्त पारिस्थितिकी के अंतर्गत हम मानव की आवश्यकताओं के लिए इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट किस प्रकार से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। इसके अंदर हम पोल्यूशन इकोलॉजी और एनिमल हस्बेंड्री आदि का अध्ययन करते हैं। केमिकल इकोलॉजी, केमिकल इकोलॉजी के अंतर्गत हम कई केमिकल सब्सटेंस जैसे कि हम इंसेक्टिसाइड्स का इंसेक्ट्स से क्या संबंध है, इसका अध्ययन इसके अंदर करते हैं। जीनोकोलॉजी या इकोलॉजिकल जेनेटिक्स, इकोलॉजिकल जेनेटिक्स के अंतर्गत हम जेनेटिक्स का वातावरण से क्या संबंध है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। इकोलॉजिकल एनर्जेटिक्स, इकोलॉजिकल एनर्जेटिक्स के अंतर्गत हम ऊर्जा का संरक्षण और किसी इकोसिस्टम के अंतर्गत एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ऊर्जा का किस तरीके से फ्लो होता है, इससे संबंधित अध्ययन करते हैं।